नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजांग आईएएस अकेडमी में। माइंड मैप्स के जो हमारे सेशन चल रहे हैं उसमें आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज दी पूर्वोत्तर भारत में बुनियादी ढांचे का विकास। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कितना विकसित है, कितना डेवलप हुआ है, इसके बारे में डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। अगर मैं न्यूज़ की बात करूं, किस वजह से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो न्यूज़ की बात करूं तो हाल ही में भारत के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में 1,34,200 करोड़ रुपए की सड़क, रेल और हाईवे कनेक्टिविटी के लिए बहुत सारी योजनाएं जो हैं, प्रोजेक्ट्स जो हैं, उनको स्टार्ट किया है। उन्होंने घोषणा करी है कि इतने पैसे की इतनी सारी योजनाएं जो हैं अलग अलग सेक्टर में, रेलवेज के सेक्टर में, हाईवेज के सेक्टर में और एयरवेज के सेक्टर में बनाई जाएंगी। नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए काम जो है वो किया जाएगा। तो यहाँ से हमें ये देखने को मिल रहा है कि भारत सरकार का जो रुख है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट को अपने साथ में अच्छे से मिलाने के लिए, नॉर्थ ईस्ट को अच्छे से विकसित करने के लिए जो एक अलगाववाद की भावना वहां पर चलती है, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि रेस्ट ऑफ द इंडिया, बाकी का जो भारत है वो सांस्कृतिक रूप से अलग है, आर्थिक रूप से अलग है और हम पूरे सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से अलग हैं, शैक्षिक रूप से अलग हैं। ये जो एक अलगाववाद, सेपरेटिज्म जो हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलता है, उसको कहीं ना कहीं भरने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के महत्व की बात करूं, इंपॉर्टेंस की बात करूं, तो सामरिक स्थान, अगर मैं वार पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बहुत सारे हमारे जो पड़ोसी देश हैं, स्पेशली चीन हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन सब के साथ में सीमा बनती हुई हमें नॉर्थ ईस्ट में दिखाई देती है। तो पड़ोसी देशों के साथ में हमारी कनेक्टिविटी या वार पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन अपने आप में ये बन जाता है। इसके अलावा आसियान, दक्षिण पूर्वी एशिया जो है हमारा, साउथ ईस्ट एशिया जो है, उसके साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे। जैसे अगर मैं नागालैंड, मणिपुर, इन क्षेत्रों की बात करूं तो ये म्यांमार के साथ में कल्चरली काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, सांस्कृतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो बहुत अच्छा रिलेशन हमारा एस्टेब्लिश हो सकता है साउथ ईस्ट एशिया के साथ में, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ में एक बहुत अच्छे रिलेशन हमारे एस्टेब्लिश हो सकते हैं। आर्थिक महत्व की बात करें तो भारत के जल संसाधन जो है उसका लगभग 34%, यानी 1/3 पार्ट अकेले नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पास हमें देखने को मिलता है। और जल विद्युत क्षमता का लगभग 40% जो है हिस्सा हमें नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है। यानी रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, संसाधनों के दृष्टिकोण से एक बहुत ही समृद्ध क्षेत्र हमें देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य है ही, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की जब बात आती है, जैविक कृषि की जब बात आती है, तो सिक्किम अब खुद को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा चुका है। पर्यटन, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बहुत ज़बरदस्त रूप से डेवलप्ड है। यहाँ पर पोटेंशियल टूरिज्म का बहुत ज़बरदस्त है। हालांकि टूरिज्म इंडस्ट्री उतनी डेवलप नहीं है, लेकिन पोटेंशियल की बात करें अगर हम, तो ज़बरदस्त पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। चाहे वो काजीरंगा नेशनल पार्क हो, चाहे वो लोकटक नेशनल पार्क हो, चाहे नामेरी, औरांग, डिब्रू साइखोवा, नामदफा, बलफक्रम, कैबुल लामझाओ, इंटाकी, कंचनजंगा, ये सब क्षेत्र जो टूरिज्म पॉइंट है, जो बड़े बड़े टूरिज्म पॉइंट हैं, वो हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलते हैं। हालांकि उनका विकास जो है, डेवलपमेंट जो है, वो उतना अच्छा नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए। सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो उत्तर पूर्व में बहुत सारी जनजातियां देखने को मिलती है, जिन पे यूपीएससी में कई बार क्वेश्चंस प्रीलिम्स, मेंस में अपीयर होते देखे गए हैं, क्योंकि उनका अपना एक इंपॉर्टेंस है, अपना एक कल्चर है, अपनी एक संस्कृति है। तो संस्कृति के वजह से अगर मैं कल्चरली बात करूं तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन ये हमें देखने को मिलता है। अगर मैं प्राचीन भारत की बात करूं, महाभारत काल, महाभारत में भी हमें इस क्षेत्र का वर्णन जो है वो अच्छा खासा देखने को मिलता है। काम रूप देश के रूप में हमें ये क्षेत्र जो है वो देखने को मिलता है। तो काफी ज्यादा हमारे साथ सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन हम इसे आज के दौर में बहुत ज्यादा अलग देखने का प्रयास कर रहे हैं, या वो लोग खुद को अलग देखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वहां के जो डेवलपमेंट है वो उतना नहीं हुआ जितना कि रेस्ट ऑफ द इंडिया का हो चुका है। बाकी भारत का जितना विकास हुआ है उतना विकास उस क्षेत्र का नहीं हुआ है। इसी वजह से सरकार जो है वो अब यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्रों में इस क्षेत्र का प्रयास करने का, इस क्षेत्र का विकास करने का प्रयास जो है वो कर रही है अलग अलग तरीकों से। जैसे अगर हम बात करें तो सरकारी पहलों की बात करें तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, डोनर नाम से जिसे हम जानते हैं, वो 2001 में यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था भारत सरकार के तहत, और 2004 में इसे एक कंप्लीट मिनिस्ट्री, पूर्ण मंत्रालय का दर्जा जो है वो दे दिया गया था। यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए पूरी सेपरेट मिनिस्ट्री 2004 में बना दी गई थी।
अवसंरचना संबंधी पहलों की बात करें, इनिशिएटिव्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, जैसे कि भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना के तहत जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहां पर 5301 किलोमीटर की सड़कें जो हैं वो बनाई जाएगी इस प्रोजेक्ट के तहत। इसके अलावा उत्तर पूर्व भारत को आरसीएस उड़ान, आरसीएस उड़ान का मतलब होता है बहुत कम मिनिमल प्राइस में जो उड़ान प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, उड़े देश का आम नागरिक, जिसके तहत सस्ते में वायु परिवहन जो है वो अवेलेबल करवाया जाएगा। वैसा एक प्रोजेक्ट के साथ में इसको जोड़ता हुए हम देख रहे हैं कि हाँ, सड़क परिवहन जो है वो ज्यादा अच्छा हो यहाँ पर, वायु परिवहन जो है वो ज्यादा अच्छा हो यहाँ पर, ऐसा एक प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, कलादान रिवर के ऊपर हम म्यांमार के साथ में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, चीन के साथ में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक नया पोर्ट जो है वो हम वहां पर डेवलप करते हुए सित्वे सित्तांग रिवर जो है क्षेत्र जो है उस क्षेत्र को जोड़ करके भारत का जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सिर्फ हम जो नेशनल हाईवे 33 पर डिपेंडेंसी रखते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जुड़ने की, वहां पर कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के द्वारा भी हम ट्रांसपोर्टेशन भी कर पाएंगे और साथ ही कनेक्टिविटी जो है वो भी हमारी ज्यादा अच्छी हो पाएगी, माल परिवहन ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। इसके अतिरिक्त पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है, पर्यटन मंत्रालय है, उसने पिछले 5 सालों में 140 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाएं जो हैं उनको मंजूरी दी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए 140 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, स्वीकृति दी गई है। मिशन पूर्वोदय, एक मिशन है पूर्वोदय मिशन, जिसके अंदर स्टील इंडस्ट्री जो है, इस्पात उद्योग जो है उसको एकीकृत किया जाए, एक साथ मिलाया जाए पूरे स्टील रीजन को, और उसके अंदर हमारा ईस्टर्न इंडिया भी आता है, पूर्वी भारत भी आता है, जिसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल ये क्षेत्र आते हैं, और कुछ क्षेत्र नॉर्थ इंडिया के आसाम या ऐसे क्षेत्र जो हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। उन सबको मिलाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। तो मिशन पूर्वोदय के तहत भी स्टील क्षेत्र को एक साथ मिलाने के प्रयास में भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक अच्छा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना NEIDS जिसे हम कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम, उसकी अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रोजगार जो है, एम्प्लॉयमेंट जो है उसे ज्यादा बढ़ाने के लिए MSME क्षेत्र को प्रोत्साहित कर रहे हैं हम। लघु उद्योग जो होते हैं, लघु एवं मझला उद्योग जो होते हैं, उनको डेवलप करने की बात जो है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा मीडियम सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ ज्यादा डेवलप हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया बांस के लिए भी बहुत अच्छा जाना जाता है, बांस का प्रोडक्शन अच्छा खासा आता है, और बांस की वैश्विक स्तर पर देखें या भारत नेशनल लेवल पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो मांग जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो बांस के लिए भी काम जो है वो किया जा रहा है, नेशनल बैम्बू मिशन जो है वो भी स्टार्ट किया गया था। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर क्षेत्र विजन 2020, विजन 2020 एक दस्तावेज था, एक पेपर था जो भारत सरकार की तरफ से रखा गया था, जिसके अंदर इस क्षेत्र को अन्य विकसित क्षेत्रों के बराबर लाया जाए। दूसरे क्षेत्र जो डेवलप हो चुके हैं वैसा ही इसको भी डेवलपमेंट प्रोवाइड किया जाए, इसके लिए पूरा काम जो है किया जा रहा है इस विजन 2020 के तहत। एंड डिजिटल नॉर्थ ईस्ट इंडिया विजन 2022 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ, डिजिटल नॉर्थ ईस्ट इंडिया विजन 2022, जिसमें कि यहाँ पर जो तकनीक का जो स्तर है वो सुधारा जाए, 4G कनेक्टिविटी अच्छी की जाए, 5G कनेक्टिविटी अच्छी की जाए, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी अच्छी की जाए, ताकि जो डिजिटल वर्ल्ड जो चल रहा है, डिजिटल दुनिया जो चल रही है, उसकी पहुंच नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक और ज्यादा अच्छी बन पाए। रेल और सड़क हाईवे कनेक्टिविटी की बात करूं तो 4000 किलोमीटर लंबी सड़कें, 2111 किलोमीटर की लगभग 20 रेलवे परियोजनाएं, अलग अलग रेलवे परियोजनाएं, और 15 हाईवे कनेक्टिविटी परियोजनाएं जो है, सॉरी हवाई कनेक्टिविटी परियोजनाएं जो है वो डेवलप की जा रही है, ताकि कनेक्टिविटी जो है यहाँ से जुड़ाव जो है बाकी के देश का वो अच्छा बन पाए। जलमार्ग कनेक्टिविटी की बात करूं तो नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो कि गंगा पर है, नेशनल वाटरवे नंबर 2 जो कि ब्रह्मपुत्र पर है, और नेशनल वाटरवे नंबर 16 जो कि बराक रिवर पर है। इन तीनों को आपस में जोड़ करके एक वाटर ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा इंटीग्रेटेड वे जो है, एकीकृत मार्ग जो है वो बनाया जाए, ताकि आसानी से गंगा और ब्रह्मपुत्र को जोड़ा जा सके, गंगा और बराक को जोड़ा जा सके, या ब्रह्मपुत्र बराक को जोड़ा जा सके, आपस में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बन सके, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा जो, क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन, जल परिवहन की क्षमता अधिक होती है और लागत कम होती है, ज्यादा सामान जो है वो कम लागत में आसानी से ले जाया जा सकता है, इस वजह से वाटर ट्रांसपोर्टेशन पर ज्यादा फोकस हमारा हो रहा है। इसके अलावा इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट्स,
बांग्लादेश और भारत के बीच में जो प्रोटोकॉल रूट्स हैं उनकी संख्या बढ़ा करके 8 से 10 कर दी गई है, और वो जो 2 बढ़ाए गए हैं वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ से बढ़ाए गए हैं ताकि आसानी से कनेक्टिविटी बांग्लादेश के लोगों की भारत के साथ बन सके, भारत के लोगों की बांग्लादेश के साथ में बन सके। असम ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास सादिया और ध्रुबरी के बीच, सादिया और ध्रुबरी जो हमारा पूरा नेशनल वाटरवे है, नेशनल वाटरवे नंबर 2, उसको विकसित किया जा रहा है ताकि और ज्यादा बेहतर कनेक्टिविटी जो है वो बन पाए। ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर अच्छी कनेक्टिविटी जो है वो हमें देखने को मिले। और मल्टी मॉडल हब जिसमें पांडु एक जहाज मरम्मत बंदरगाह, 4 पर्यटक घाट और गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र पर 11 फ्लोटिंग टर्मिनल शामिल है। मल्टी मॉडल हब बनाया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा अलग अलग जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हो सके, इसके लिए ये अलग अलग चीजें जो है वो की जा रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना, NERPSIP के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसके अंदर इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, वहां का जो ग्रिड है, पावर ग्रिड जो है, मैंने अभी देखा कि जल विद्युत क्षमता का जो 40% है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। तो 40% अगर पोटेंशियल है यहाँ पर, तो उसे हम इंटीग्रेटेड कर पाए। अलग अलग राज्यों में जो बिजली बन रही है, एक सिंगल ग्रिड जो है, वन ग्रिड वन सन वन ग्रिड वाली जो परियोजना हम देखते हैं, वैसा एक सिंगल ग्रिड जो है वो बन पाए, जिसके द्वारा बिजली की आपूर्ति बहुत अच्छे से मिल पाए, बिजली जो है वो बहुत अच्छे से लोगों तक पहुंच पाए, उसे हम बना पाए, उसका हम ट्रांसमिशन प्रॉपर कर पाए और लोगों तक उसको प्रॉपर पहुंचा पाए। सरकार जो है वो विद्युत पारेषण और वितरण, मोबाइल नेटवर्क, 4G, ब्रॉडबैंड, सबकी कनेक्टिविटी पर जोर दे रही है। सब चीजें जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, इसके ऊपर प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। और पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल, PM डिवाइन के नाम से जिसे हम जानते हैं, वो हमारा जो ये वित्त वर्ष है 2022-23 जो है, इसका जो सेंट्रल बजट आया था उसके अंदर इसकी घोषणा की गई थी, जिसके अंदर प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत उत्तर पूर्व की जरूरतों पर आधारित सामाजिक विकास परियोजनाओं के लिए बुनियादी ढांचे की पैसा जो है, निधि जो है वो प्रोवाइड करेगा। यानी ये PM डिवाइन जो है वहां के लोगों का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सामाजिक आर्थिक विकास हो, इसके लिए अच्छा खासा पैसा जो है वो प्रदान करेगा। यानी सरकार की तरफ से अगर हम देखें तो एक काफी ज्यादा फोकस जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर किया जा रहा है, और उसी के तहत हम देख रहे हैं कि भारत के जो वित्त मंत्री हैं वो रिसेंटली अभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए 1,34,200 करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाएं जो हैं वो देकर के आए हैं। कुल मिलाकर के ये सारे प्रयास जो हैं, जैसा मैंने पहले भी आपसे बात करी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो खुद को एक सेपरेट कंट्री, कई बार हम सुनते हैं कि वो अपनी एक अलग देश की मांग करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया अपना हमारा पूरा एक अलग देश बन जाए, सेपरेटिज्म, अलगाववाद की जो भावना उनके अंदर विकसित है वो भावना कम की जाए, वहां का अच्छा विकास किया जाए, वहां का अच्छा डेवलपमेंट किया जाए, ताकि वो लोग खुद को भारतीय समझें, भारतीय होने पर गर्व करें। इन सब चीजों के लिए प्रयास जो है इंटीग्रेटेड वे में इतने सारे एफर्ट्स, इतने सारे प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये सेशन जो है वो आपने एंजॉय किया होगा। और जब भी हम इस प्रकार के टॉपिक्स की बात करते हैं तो इस प्रकार के टॉपिक्स, देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है स्पेशली हॉट इशू रहता है, बहुत ज्यादा न्यूज में छाया रहता है, और इस पर प्रीलिम्स में, मेंस में, स्पेशली मेंस में क्वेश्चंस आते हुए हमें दिखाई देते हैं, इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस आते हुए हमें दिखाई देते हैं। साफ साफ पूछा जाता है, अगर आप कहीं भी किसी भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रहने वाले हैं तो बहुत ज्यादा आपसे क्वेश्चंस इसके बारे में पूछे जाएंगे, या अगर आप अपना कैडर जो है वो सेलेक्ट करते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कोई स्टेट, तब भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इधर से। इसके अलावा ऐसे भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे क्वेश्चन इंटरव्यू में हमें काफी ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो इन चीजों को हम एक साथ कैसे लेकर के आए, उसके लिए एक डेडिकेटेड बैच हमारा है, आंसर राइटिंग बैच, जो ओजांग सर खुद ड्राइव करते हैं, ओजांग सर खुद आपकी क्लासेस लेते हैं। बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जो बच्चे अभी इसे ज्वाइन नहीं कर पाए हैं जल्दी ज्वाइन कर लें। क्लासेस आपने देखी होंगी, ओजांग सर ने एक फ्री वेबिनार जो है वो भी लिया था यूट्यूब पर, तो आपने उसको देखा होगा। आपने देखा होगा कि कितने नए डायमेंशंस जो है, नए आयाम जो है वो आंसर राइटिंग के अंदर ओजांग सर ने क्रिएट किए हैं, और साथ ही उन सारे डायमेंशंस को कागज पर कैसे समेटा जाए वो भी ओजांग सर जो है वो आपको सिखाएंगे। तो आप इस बैच को, एक बहुत ही सक्सेसफुल बैच है हमारा, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा कॉन्सेप्टर बैच, जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन लेवल पर हैं या 11th-12th में हैं, उन सबके लिए एक बेस्ट ऑप्शन 2 साल का बैच, कॉन्सेप्टर बैच, एक बहुत ही सक्सेसफुल बैच, जहां से हमारी जो इस साल की जो टॉपर हैं श्रुति शर्मा, वो भी इसी बैच से बिलोंग करती थी। तो एक बहुत ही सक्सेसफुल बैच है हमारा, जिसे कि आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जो तैयारी है, अपनी जो प्रिपरेशन है, उसे एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन जो है दे सकते हैं।
चलिए तो आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में और ऐसे ही किसी एक नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में हम डिबेट जो है वो करेंगे। बातें जो है मैं आपके सामने रखूंगा एंड उसे समझने का प्रयास हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन।